ओके चलिए बताइए मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? मेथड तो बहुत सारे होते हैं, पढ़ने दो हैं, फीफो एंड लीफो। फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। दूसरा कहता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझने के लिए आम भाषा में वो एग्जांपल दिए थे, कर याद है? कॉपी वाला मास्टर साहब जो चेक करते हैं वो वाला बताए थे ना? यस सर, समझ में आया था। चलिए बैठिए, आज हम लोग उसी चीज को, उसी एग्जांपल को रियल लाइफ में कंपनी का एग्जांपल लेकर के, गोडाउन का एग्जांपल लेकर के, फैक्ट्री का एग्जांपल लेकर के स्टॉक को समझाते हुए बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि जो प्रोडक्ट मतलब जो स्टॉक गुड्स कंपनी में पहले आया था वो पहले जाएगा। फीफो, मान लो तुम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हो, कोई भी प्रोडक्शन करते हो मान लो, ठीक है? तुम अगर कोई प्रोडक्शन करते हो, जरा ध्यान से सुनना, अगर कोई प्रोडक्शन करते हो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हो, मान लो कपड़ा बनाते हो लेट सपोज, उसके लिए तुम क्या किए होगे? कॉटन वगैरह मंगाते होगे कहीं से, है ना? कॉटन को प्रोसेसिंग करके थ्रेड्स बना करके कपड़ा बनाते होगे, यही करते होगे। तो रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन मंगाते होगे ना। तो जो कॉटन, अब तुम्हारा मान लो कि फैक्ट्री में काम चलता होगा, लेकिन कॉटनवा मंगाते होगे थोड़ा थोड़ा थोड़ी, ट्रक से, बड़ा बड़ा ट्रक से आता होगा कॉटन, है ना? 1 ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक ऐसे आप तुम्हारा गोडाउन होगा, गोडाउन में सब रखा जाता होगा लाइन से। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि मान लो एक गोडाउन है, ऐसे ऐसे गोडाउन है, दिख रहा है, और ये गोडाउन में यहां से दरवाजा है, यहां से दिख रहा है, ये दरवाजा है। तो सर जो सामान आता होगा, मान लो ट्रक से जो सामान आया, ट्रक से जो सामान आया, मान लो ये रास्ता है, ट्रक से जो सामान आया, सर वो सामान जो है वो जाएगा, और पूरा गोडाउन मान लो खाली है, सामान नया नया मंगाए हो, तो सामान आएगा तो तुम पीछे से रखना शुरू करो, यहां से सामान यहां रख दिए, है ना? फिर सामान और आया तो उसके बाद रख दिए, फिर सामान आया और रख दिए और रख दिए और रख दिए और रख दिए, ऐसे रखते गए। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, साथ साथ प्रोसेस भी होते जा रहा था। यहां से ये गोडाउन है ना? ये गोडाउन है, और गोडाउन से सामान तुम्हारा फैक्ट्री में जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री में जा रहा है गोडाउन से, और फैक्ट्री में जा करके वहां फैक्ट्री में तुम्हारा क्या हो रहा है ना? फैक्ट्री में तुम्हारा प्रोसेसिंग हो रहा है, ये फैक्ट्री है, इसमें प्रोसेसिंग हो रहा है तुम्हारा, है ना? कहने का मतलब ये है कि सर फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो सामानवा जो तुम लाते होगे गोडाउन से फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो अब जो तुम सबसे लास्ट में सामान लाए हो, मंगाए हो, शुरू वाला तो तुम्हारा इधर है ना, लास्ट वाला सामान तुम्हारा सबसे नजदीक में होगा। तो गोडाउन में से जब सामान निकाल के भेजते होगे, तो शुरुआ वाला जो यहाँ पे रखा है उसको भेजोगे, कोनवा में से निकाल के भेज दोगे? आराम, एकदम आम भाषा में समझो, वहां तक रास्ता होगा, तुम तो भर दिए पूरा, जो सामने होगा उसी को उठा के दोगे कि है ले जाओ भाई पहले, मतलब देख रहे हो जो लास्ट में आया वो पहले जा रहा है, तो ये लिफो हो गया। जो लास्ट में आया गोडाउन में वो पहले जा रहा है, तो लिफो हो गया। लेकिन तुम सामान को ऐसे अच्छे से सजा के रखना शुरू किए कि देखो जो पहले आया उसको नजदीक रख दो पास में, जो उसके बाद आया उसके पीछे, जो उसके बाद आया उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, है ना? ऐसे सामान को एक सलीके से रखो, ऐसे रखो कि जो पहले आया था वही पहले निकाल के हम दे सकें, ताकि रॉ मटेरियल बहुत दिन रह जाएगा तो खराब भी हो सकता है। क्या समझ रहे हो? प्रैक्टिकल लाइफ एकदम बता रहे हैं, ऐसे ही होता है। कॉस्टिंग जब हम पढ़ाते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल सिखाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि मैनेजमेंट कैसे होता है मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है क्या? जो पहले आया है उसको नजदीक रखो ताकि उसको आराम से निकाल के दे सको, नहीं तो जो पहले आया था उसको नीचे कहीं कोना में दबा के रखे हो, निकाल के देना होगा तो पता चलेगा कि सब सामान हटाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, कितना मेहनत बढ़ जाएगा। समझ के बात? पता है ये सब काम के लिए, ये स्टोर मैनेज कर रहे हो ना, स्टोर मैनेजमेंट की अलग से पढ़ाई होती है। और आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे लोग स्टोर मैनेजर के रूप में विदेश जाते हैं, हाई स्टोरवा को मैनेज करने के लिए, सामान कहाँ रखाएगा, कहाँ से कैसे निकाल के देना है, अच्छा खासा सैलरी मिलता है।
अब बिना पढ़े लोग जाते हैं। सोचो कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर जाएं उस काम के लिए तो अच्छे से उसके बारे में हमने पढ़ाई भी किया है, कैसे स्टोर को मैनेज करना है, सामान को कहाँ, हालांकि विशेष पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है इसको। अरे स्टोर संभालने के लिए विशेष पढ़ाई की कोनो जरूरत है क्या? नहीं पढ़ा लिखा भी संभाल सकता है, इसीलिए तो बिना पढ़े लिखे लोग भी स्टोर मैनेजर के रूप में चले जाते हैं। लेकिन मजे की बात है कि स्टोर मैनेजमेंट की पढ़ाई भी होती है, स्टोर मैनेजर की पढ़ाई होती है, और पढ़ाई में यही सब पढ़ाया जाता है जो हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, स्टोर मैनेजमेंट। इसका अकाउंटिंग भी होता है, हिसाब किताब इसका नहीं होगा, कितना सामान आया कितना सामान गया, मालिक आके पूछ दिया कि हिसाब दिखाओ कितना सामान आया कितना गया, तो दिखाना पड़ेगा ना। क्या समझे? स्टोर मैनेजमेंट के लिए पढ़ाई भी होती है, उसका हिसाब किताब भी होता है, उसका अकाउंटिंग भी होता है कि कितना सामान स्टोर में आया, कितना सामान स्टोर से फैक्ट्री में गया, कितना सामान रिटर्न हो गया। क्या समझे? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? स्टोर में जो सामान आया ट्रक से, वो कितना सामान बचा है अभी, कितना सामान फैक्ट्री में चला गया, कितना सामान वापस सप्लायर को रिटर्न कर दिया गया, और कितना अभी बैलेंस के रूप में बचा हुआ है। ये सब हिसाब किताब लिखोगे ना, स्टोर मैनेजर हो तुम। तुम्हारे अंडर में 2-4 लोग काम करेंगे, काहे ला, ए सामान वहां से निकालो, वहां से तुम थोड़ी निकालोगे, पढ़े लिखे आदमी हो, लेबर का काम थोड़ी करोगे। नहीं समझ रहे बात? तुम तो बैठे रहोगे कुर्सी टेबल लगा के, हिसाब किताब केवल करने के लिए, लिखने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, है ना। लेबर लोग जो होते हैं ना, बिना पढ़े लिखे लोग जो गए रहते हैं, का तो हम स्टोर मैनेजर में जा रहे हैं विदेश, वो लोग सामानवा ढो ढो के लाते हैं। तुम कहोगे वहां से कोना वाला निकालो, सबसे पहले आया था। फीफो मेथड यूज करते हैं हम लोग, तुमको पता है फीफो क्या होता है? उसको नहीं पता होगा, है ना। अरे लॉजिक समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो सर ये स्टोर मैनेज का, ये स्टोर है ना, गोडाउन क्या है, स्टोर है एक तरह का, और इस स्टोर को क्या करना है, मैनेज करना है। आप स्टोर मैनेजर हैं तो स्टोर को मैनेज करना होगा ना। तो हिसाब किताब अभी समझाए थे, कितना आया, कितना फैक्ट्री में गया, कितना रिटर्न हो गया, कितना बचा हुआ है, ये सारा हिसाब लिखना पड़ेगा ना। तो ये हिसाब लिखने के लिए एगो फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट को कहा जाता है स्टोर लेजर अकाउंट। क्या समझे? स्टोर लेजर अकाउंट। और आपको यहां यही पढ़ना है सर इस चैप्टर में कि स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। समझ गए बात? स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं वही तो सीखना है सर। और ये स्टोर लेजर जो अकाउंट बनाना है, ये फीफो मेथड से बनाना है और लीफो मेथड से बनाना है, माने कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या समझे? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलो ध्यान दो। तो आपने सीखा कि सर मेथड चाहे फीफो हो चाहे हो लीफो, स्टोर को मैनेज करना है और उसके लिए हमें बनाना होगा स्टोर लेजर अकाउंट। क्या समझे? कि कितना माल आया स्टोर में, कितना गया, कितना बचा है, इसका हिसाब किताब लगाने के लिए कि कितना माल आया, कितना माल गया और कितना माल बचा है, इसका हिसाब किताब लगाने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? स्टोर लेजर अकाउंट। क्योंकि स्टोर को मैनेज करना है ना अपने, तो इसलिए कौन सा अकाउंट बनाए गए? स्टोर लेजर अकाउंट। और स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनता है आइए सीखते हैं। क्या समझे? सीखा जाए। चलिए, तो जो लिखे हैं बोर्ड पर इसको मिटा दें। चलिए तो सिखाते हैं आपको स्टोर लेजर अकाउंट के बारे में कि कितना माल हमारे गोडाउन में आया था, कितना माल हमने फैक्ट्री में इशू कर दिया और कितना माल हमारे पास बच गया। पूरा कहानी समझाए थे, समझ में आया था? यस सर। और इसी काम में देखो अभी अभी समझाए थे ना कि इसी काम में विदेश लोग जाते हैं स्टोर कीपर के रूप में, स्टोर मैनेजर। क्या समझे? पढ़ लिख के जाओगे तो सैलरी ज्यादा लगेगा, खास करके ये स्टोर लेजर अकाउंट अगर पढ़े हो तब तो और ज्यादा लगेगा। अकाउंट ही पढ़े, यस। तो वही तो सिखा रहे हैं कि कैसे होता है हिसाब किताब स्टोर का। आइए सीखते हैं। उसके लिए हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना होगा। आइए स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनता है देखो ध्यान से, आवाज बिल्कुल नहीं करो। स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है। स्टोर लेजर अकाउंट फॉर्मेट सीखो अच्छे से। ये देखो फॉर्मेट, ये देखो कैसा लग रहा है। अरे
यस सर, हॉरिजॉन्टल करके आपको बनाना होगा कॉपी को, ऐसे वर्टिकल नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल करके। क्या समझे? हाँ, इधर देखिए। अब क्या करते हैं सर, तो हमने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था अभी अभी कि स्टोर में कितना सामान आया, कितना यूज हो गया, माने कितना गया, और कितना बचा है, यही ना। तो ये तीनों चीज को लिख दिया जाए। कितना आया, ये देखो, कितना कितना आया रिसिप्ट, कितना गया, कितना इशू हो गया, इशू, और कितना बचा है बैलेंस। क्या समझे? यही सब था ना तब से, कितना आया, कितना गया, और कितना बचा है, यही तो हिसाब करना है ना आपको। तब से जो कहानी सुना रहे थे हम गोडाउन का, यही सब ना था, कितना गोडाउन में माल आया, कितना गया, इशू हो गया, और कितना बच गया है। उसी का हिसाब किताब मालिक पूछेगा ना आपसे, तो आपको हिसाब किताब देना होगा सर। चिंता ना करो, सब मिलेगा, ठीक है, पहले इतना समझ लो, है ना। समझ गए बात? तो यही है फॉर्मेट आपका स्टोर लेजर अकाउंट को, बस अब इसी को बांट दीजिए। ये रहा रिसिप्ट, ये रहा इशू, और ये रहा बैलेंस। क्या समझे? समझ गए ना? अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, एगो इधर लिख लो सीरियल नंबर के लिए। सीरियल नंबर माने या डेट लिख लेना इधर कि कौन से डेट को, माने यहां पर डेट लिख सकते हो, डेट, डेट लिख सकते हो कि कौन से डेट को, कौन से डेट को कितना आया, या कौन से डेट को कितना इशू हो गया, या कौन से डेट को कितना बचा है। क्या समझे? तो डेट के लिए एक कॉलम रख देना, बाकी सब रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, माने कितना हम हमारे पास आया था, कितना इशू कर दिए, और कितना बचा हुआ है। डन। अब मजे की बात सुनो, जितना आया था, जितना आया था माल, मटेरियल, गुड्स, वो क्वांटिटी में कितना था, क्वांटिटी कितना था, 100 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट, कितना था, कितना यूनिट था, नंबर्स में यूनिट कितना था, यूनिट समझ रहे हो? 100 को मंगाए थे कि 200 मंगाए थे, 500, 1000, कई को मंगाए थे, क्वांटिटी। समझ गए बात? और वो क्वांटिटी जो था हमारे पास गुड्स का, जो मंगाए थे गुड्स, उसका रेट कितना था, माने कितने रुपए का एगो था। मान लो कि एक कपड़ा स्टोर में रखे हैं, स्टोर में कपड़ा, शर्ट मंगाए हैं 1000 पीस, तो क्वांटिटी में लिखेंगे 1000। एगो शर्ट का दाम है मान लो 400 रुपया, तो 1000 इंटू 400, यहाँ टोटल अमाउंट लिख लेंगे, कितना हुआ। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या ये बात? 1000 इंटू 400, 4 लाख हुआ। समझ गए? तो 1000 क्वांटिटी मान लो मंगाए थे, 400 रुपया का एगो था, 4 लाख हो गया। क्या समझे? नहीं समझ में आया? तो क्वांटिटी कितना मंगाए थे, किस रेट का था, टोटल मिला के अमाउंट कितना हुआ, उसमें से कितना क्वांटिटी हमने इशू कर दिया, कितना क्वांटिटी इशू कर दिया, और जो भी इशू हमने किया है वो किस रेट का था, प्राइस कितना था उसका, कॉस्ट, रेट, और इस तरह से टोटल अमाउंट हमने कितना इशू कर दिया। समझ गए बात? तो कुछ मंगाए थे, कुछ इशू कर दिए, लास्ट में कुछ बच गया, जो बचा है वो कितना क्वांटिटी बचा है, क्वांटिटी कितना बचा है, कौन से रेट वाला बचा है, टोटल मिला के कितने अमाउंट का बचा है। क्या समझे? तो सबसे लास्ट में जो टोटल अमाउंट यहाँ निकल के आएगा ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आप लोग दिखाते हैं फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या समझे? ये पूरा लिखना पड़ता है, तब जाके जो वैल्यू लास्ट में आता है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक के रूप में दिखता है। समझ गए बात? क्या समझे? बहुत आसान सा फॉर्मेट है, देख रहे हो बोर्ड पर, बहुत आसान सा फॉर्मेट है। बोलो ना, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। रिसिप्ट में भी वही क्वांटिटी रेट अमाउंट, इसमें भी क्वांटिटी रेट अमाउंट, इसमें भी क्वांटिटी रेट अमाउंट। कोई डाउट किसी को? हो गया क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? बस इसको भी ऐसे बांट दो।
क्या समझे? समझ गए? बहुत बढ़िया। लिखना शुरू किया जाए। यही फॉर्मेट होता है स्टोर लेजर अकाउंट का। लास्ट में हम लोग टोटल बैलेंस नीचे लिखते हैं। समझिए बात। अब चलो एक सवाल बना के दिखाते हैं आप लोगों को कि बनता कैसे है। निकालिए अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मेथड चाहे फीफो हो चाहे हो लीफो, कोई भी मेथड हो, फॉर्मेट यही यूज होगा, कंसेप्ट यही यूज होगा। ठीक है, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया था वो पहले जाएगा। अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं पहला फीफो मेथड ही। आया क्या बात समझ में? समझ में आया क्या बात? अभी आप सभी को हम फीफो मेथड ही समझा रहे हैं, कोई दिक्कत? और उससे चल रहे हैं सवाल बनवाने। चलो क्वेश्चन पढ़े, सभी लोग ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। जरा सब लोग अपना अपना काम धंधा बंद करके मेरे सवालों पर ध्यान दीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर 2021 के अक्टूबर महीने के शुरू की बात है, क्वालिटी ब्रश कंपनी, यानी कि एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है क्वालिटी ब्रश कंपनी, हैड एन इन्वेंट्री ऑफ 10,000 ब्रशेज, यानी उसके पास इन्वेंट्री के रूप में, स्टॉक के रूप में अक्टूबर महीने के शुरू में, बिगिनिंग में माने शुरू में 10,000 ब्रश पड़ा हुआ है, वैल्यूड एट ₹10 ईच, यानी एक ब्रश का कीमत कितना है? 10 रुपया है। फर्दर परचेज, और फिर से उन्होंने परचेज किया, मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ एज फॉलोज, यानी कि उस महीने में, अक्टूबर महीने में उन्होंने कुछ और भी खरीदारी ब्रश का किया है। तो साल के शुरू में कुछ बैलेंस था ना, ओपनिंग बैलेंस के रूप में कुछ था, बैलेंस था कि नहीं? ओपनिंग बैलेंस के रूप में, तो अक्टूबर महीने के ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग में बिगिनिंग में था, अक्टूबर महीने के बिगिनिंग में था, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, बोलो ना। तो डेट कौन सा मानेंगे? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को था 10,000 ब्रश, 10,000 था ना, 10,000 ब्रश था 10 रुपया वाला, तो टोटल मिला के 1 लाख का ब्रश था साल के शुरू में, है ना। और फिर उन्होंने इतना इतना परचेज किया है कि नहीं? कब कब परचेज किया है, कितना कितना? 7 अक्टूबर को 4,000 ब्रश खरीदा है 12.5 रुपया का। 14 अक्टूबर को 6,000 ब्रश खरीदा है 15 रुपया का। 24 अक्टूबर को 8,000 ब्रश खरीदा है 16.5 रुपया का। उसके बाद कहता है इशू, भाई साहब खाली खरीदबे करेंगे, इशू नहीं करेंगे, बिचवा बिचवा में कहीं कहीं इशू भी किए हैं। डेट को ध्यान दीजिएगा। देखो खरीदारी का डेट तो 24 तक पहुंचा दिया ना, ये नहीं कि खाली पहले परचेज वाला लिख देंगे तब सेल्स वाला इशू वाला लिखेंगे ना, ना, बीच बीच में इशू हुआ है तो इशू वाला लिखना पड़ेगा। बीच बीच में इशू हुआ, देखो कब कब इशू हुआ है, इशू टू शॉप फ्लोर वर एज फॉलोज, इशू कब कब हुआ है? 16 अक्टूबर को, कितना? तो 16 अक्टूबर ध्यान में रखना, 16 अक्टूबर को इशू हुआ है। 28 अक्टूबर को 10,000 ब्रश इशू हुआ है, कौन दिक्कत? चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, आपको क्या करना है? कंप्यूट माने कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कितना बचा, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो मेथड, फीफो मेथड से। कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। हेडिंग में लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट, तो हम लोग बना रहे हैं ना, बोलो ना। तो कौन से कंपनी का बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ क्वालिटी ब्रश कंपनी। क्या बना रहे हैं? स्टोर लेजर अकाउंट, यही बना रहे हैं ना, स्टोर लेजर अकाउंट बना रहे हैं। फॉर्मेट तैयार हो गया, डेट लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या दिया था? ओपनिंग डेट को, यानी 1 तारीख को कुछ बैलेंस के रूप में पड़ा हुआ है, तो 1 तारीख को बैलेंस के रूप में, तो बताओगे 2021 था ना, 2021 अक्टूबर 1 को बैलेंस के रूप में पड़ा था, कुछ रिसिप्ट थोड़ी हुआ है सर, वो बैलेंस के रूप में पड़ा था ना, तो बैलेंस में लिखाएगा ना। 1 अक्टूबर को ओपनिंग बैलेंस दिया था ना सबसे पहले इंफॉर्मेशन में, तो सर बैलेंस में लिखाएगा ना, रिसिप्ट में थोड़ी कुछ लिखाएगा, इशू में थोड़ी कुछ लिखाएगा, सर बैलेंस में लिखाएगा। क्या समझे? कितना बैलेंस था बचा हुआ? 10,000 क्वांटिटी, कितना रुपया वाला? 10 रुपया वाला, टोटल मिला के 1 लाख। क्या समझे? बैलेंस लिख दिए। उसके बाद चलो 1 तारीख के बाद क्या हुआ है, डेट पहचानो। 1 तारीख के बाद 7 तारीख को परचेज हुआ है, 7 अक्टूबर को, कितना? 4,000 ब्रश 12.5 रुपया का। क्या समझे? तो चलो इधर देखो,
कौन से अक्टूबर को? अक्टूबर 7 को परचेज हुआ है ना। परचेज का मतलब रिसिप्ट हुआ है, तो रिसिप्ट में लिखेंगे कितना रिसिप्ट हुआ है। 4000 ब्रश, कितना रुपया वाला? 12.5 रुपया वाला, यही है ना। तो कितना हुआ टोटल? 50,000 रुपया आएगा। गुणा करो 50,000 आएगा। समझ गए बात? लेकिन 7 अक्टूबर को कुछ इशू हुआ है क्या? इशू नहीं ना हुआ है। तो अब बताओ बैलेंस कितना बचा। तो ध्यान से सुनो, 10,000 तुम्हारे पास पहले से था, 10 रुपया वाला था ना। 10,000 ब्रश तुम्हारे पास पहले से था, 10 रुपया वाला। अभी अभी तुम 4,000 और ब्रश खरीद के ला रहे हो, लेकिन 12.5 रुपया वाला अलग है ना वो, तो उसको अलग से दिखाना भी पड़ेगा। मतलब पहले से तुम्हारे पास जो था उसको तो दिखा दो तुम। 10,000 ब्रश था 10 रुपया वाला 1 लाख का, और अभी अभी तुम 12,000 और खरीद के लाए हो। कितना? सॉरी, 4,000 और खरीद के लाए हो 12.5 रुपया का। क्या समझे? कितने रुपया का? 12.5 रुपया वाला 4,000 ब्रश खरीद के लाए हो, जिससे टोटल कितने का ब्रश आ गया है? 50,000 रुपया का ब्रश और आ गया है। समझे क्या? तो ये तुम्हारा 7 तारीख तक का हिसाब है। हिसाब समझ रहे हो कैसे हिसाब हो रहा है? बस देखते जाओ। अब बताओ 7 तारीख के बाद कौन सा तारीख आएगा? 14 तारीख। बीच में ध्यान रखना, सेल भी हो सकता है, बीच में इशू भी हो सकता है। 16 का हुआ है, यानी उसके पहले 14 दिया है, 14 को परचेज दिया है, तो परचेज में लिखेंगे, मतलब रिसिप्ट में लिखेंगे, है ना। चलो तो अक्टूबर 14 लिखे क्या? अक्टूबर 14। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अक्टूबर 14 परचेज हुआ है ना, मैंने रिसिप्ट में लिखेंगे ना। कितना क्वांटिटी? 6,000। कितना रुपया वाला? 15 रुपया। कितना हुआ? 15 छक्के 90, 90,000। इशू नहीं हुआ है ना, इशू में डैश 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 बोलो, कोई दिक्कत? अरे इशू नहीं हुआ है तो डैश 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 आ रहा है समझ में? बैलेंस कोई बता सकता है हमको? बोलो ना। तो भाई पहले से तो 10,000 था 10 रुपया वाला, 4,000 था 12.5 रुपया वाला, अब एक और आ गया 6,000 कौ रुपया वाला? 15 रुपया वाला। तो एक अलग टाइप का है ना, तो उसको अलग दिखाना पड़ेगा ना। तो चलो 10,000 तुम्हारे पास था 10 रुपया वाला 1 लाख रुपया का, 4,000 तुम्हारे पास था 12.5 रुपया वाला, मतलब 50,000 का। अब और आ गया एगो, कितना? 6,000 ब्रश और आ गया, कितना रुपया वाला? 15 रुपया वाला। तो कितना हो गया? 90,000 रुपया का माल आ गया। तो तुम्हारे पास ये हिसाब है अक्टूबर 14 तक का। क्या समझे? बोलो ना, समझ में आया क्या? इसको थोड़ा नीचे लिख दें यहाँ पर, अक्टूबर 14 कितना था? 6,000 ना, 15 रुपया वाला तो 90,000 था, यही था ना। तनी सा ये सामने सामने रहेगा तो अच्छा दिखेगा। क्या समझे? नहीं तो ये ऊपर हो गया था, इसके सामने हो गया था, इसके सामने। कहाँ पे? अच्छा ये तनी और ऊपर तक डंडी खींच दे। ठीक है, क्लियर है बात? अब आइए 14 अक्टूबर के बाद क्या हुआ है? सर 16 को इशू हुआ है ना, तो वो लिखना पड़ेगा। लिखे क्या? अक्टूबर 16। अक्टूबर 16 को क्या हुआ है? इशू। तो रिसिप्ट में तो नहीं लिखेंगे, इशू में लिखेंगे। कितना इशू हुआ है? 16,000 यूनिट इशू हुआ है। अब मजे की बात सोचो, यहीं पे मजेदार चीज है। रेट दिया है क्या? कौन सा वाला इशू हुआ है? क्योंकि हमारे पास तो 3 तरह का माल पड़ा हुआ है, कौन सा वाला इशू हुआ है? रेट नहीं दिया है। तो सर यही तो कॉन्सेप्ट है। कौन से मेथड से बना रहे हो? कौन से मेथड? जब मेथड का नाम नहीं लिखे हैं ऊपर, ऊपर मेथड का नाम लिख दें। कौन सा मेथड है? फीफो, माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, माने जो पहले आया था वही पहले जाएगा। क्या समझे हो? जो पहले आया था वही पहले जाएगा, जब वो खत्म हो जाएगा तब अब बाद वाला जाएगा, और जब यो खत्म हो जाएगा तब उसके बाद वाला जाएगा। क्या समझे? फिलहाल जो पहले आया था वो पहले जाएगा। तो 16,000 यूनिट इशू हुआ है ना सर, जो सबसे पहले आया था उसमें कितना यूनिट है? तो ये तो पूरा इशू हो गया होगा। लेकिन 16,000 इशू हुआ है तो कुछ इसमें से भी इशू हुआ होगा, कुछ क्या पूरा हुआ होगा, क्योंकि 10 4 14 ही हुआ। अब फिर इसमें से हुआ होगा कितना? 10 4 14, टोटल मिला के 16,000 इशू हुआ है। तो 10 4 14 तो यही हो गया, और 2,000 इसमें से इशू हुआ होगा। समझ के बाद? तो चलो कौन कौन सा माल कितने कितने का इशू हुआ है, चलो यहाँ लिखते हैं। 16,000 टोटल इशू हुआ है ना, तो डायरेक्ट 16,000 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 16,000 डायरेक्ट लिखो तो रेट क्या लिखोगे? रेट तो सबका अलग अलग है।
तो कैसे लिखना होगा, ध्यान से सुनो। 16,000 टोटल है ना, तो तुम्हें लिखना होगा कि पहले 10,000 वाला इशू हुआ, 16,000 को पूरा करने के लिए पहले 10,000 इशू हुआ, फिर 4,000 इशू हुआ, और फिर इसमें से 2,000 इशू हुआ, टोटल मिला के 16,000 हो गया। लेकिन ये जो 10,000 इशू हुआ है शुरू वाला, वो 10 रुपया के रेट से था। 4,000 जो इशू हुआ है वो 12.5 रुपया के रेट से था, और जो 2,000 इशू हुआ है वो 15 रुपया के रेट से था। क्या समझे? टोटल मिला के 16,000 इशू हो गया ना, लेकिन सबका रेट अलग अलग है तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। क्या समझे? विदाउट टोटल कितना हुआ बताओ तो? ये 1 लाख रुपया, ये 50,000, ये 30,000। समझ गए बात? इशू समझ गए? अब बताओ बैलेंस के रूप में तुम्हारे पास क्या बचा है? 10,000 तो इशू हो गया पूरा, 4,000 भी पूरा इशू हो गया, अब तुम्हारे पास 6,000 में से भी 2,000 इशू हो गया है। बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसमें से बचा है 4,000, बाकी सब तो खत्म। सिर्फ और सिर्फ इसमें से बचा है 4,000 यूनिट, और ये कितने रुपए वाला था? 15 रुपया वाला। तो टोटल मिला के कितने का बचा है माल? अब तुम्हारे स्टोर में सिर्फ यही माल बचा है, 4,000 यूनिट 15 रुपया वाला। टोटल मिला के 60,000 का माल बचा हुआ है तुम्हारे स्टोर में। क्या समझे? हिसाब समझ रहे हो कैसे हो रहा है? ऐसे लिखना है सर, मजेदार चीज है कि नहीं? अब बहुत आसान चीज है, यही है पूरा चैप्टर। ठीक है, चलो अब 16 तारीख के बाद बताओ कि क्या हुआ है, कौन सी तारीख को? देखो इशू देखोगे तो इशू में 16 के बाद 24 को इशू दिया है, नहीं 28 दिया है, लेकिन उसके पहले आता है 24 को परचेस दिया है, तो पहले 24 तारीख वाला लिखाएगा ना। बताओ 24 तारीख लिखे यहाँ पर, यहाँ लिखे अक्टूबर 24, कोई दिक्कत? बोलो 8,000 यूनिट आया है, परचेज हुआ है ना, तो रिसिप्ट में लिखेंगे ना। परचेज हुआ है तो रिसिप्ट में लिखेंगे। कितना रुपया वाला? सर ये एक और अलग रुपया आया, 16.5 रुपया वाला ब्रश आया है। हाँ 16.5 का मतलब 16.5 हुआ, कोई दिक्कत? चलो बताओ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर? किसी को आता है 16 का पहाड़ा? तो 16 वाट कितना होता है? 16 का पहाड़ा नहीं आता है? 16 वाट 132 होता है। हाँ तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए ना, हम पूछ रहे थे 16 वाट है 128, 8 में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आधा हो जाएगा, यानी 4,000 हो जाएगा। तो 128 है 4, 132, यानी यहाँ आना चाहिए 1,32,000 रुपया। क्या समझे? तो 8,000 यूनिट आया है परचेज होके 16.5 रुपया वाला, तो टोटल मिला के हुआ 1,32,000 का माल। समझ गए? इशू तो नहीं हुआ है इस दिन, कुछ इशू तो नहीं हुआ है। अब बैलेंस में बताओ, पहले से तुम्हारे पास ये बैलेंस बचा हुआ था, तो ये बैलेंस लिख दो। 4,000 का बैलेंस 15 रुपया वाला, टोटल मिला के 60,000 बचा हुआ था। और हमारे पास आ गया कौन सा सामान? 8,000 यूनिट आ गया, लेकिन कौन से रुपये वाला? 16,500 रुपया वाला। टोटल मिला के हो गया 1,32,000 का माल हो गया। कोई डाउट? समझ गए बात? अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बोलो। 28 तारीख लास्ट वही है ना, लास्ट 28 तारीख को। चलो तो इसके सामने अब इसके नीचे लिखे यहाँ पे अक्टूबर 28। बोलो 28 अक्टूबर को क्या हुआ? इशू हुआ है, तो परचेज में तो नहीं लिखेंगे, माने रिसिप्ट में तो नहीं लिखेंगे। बोलो सीधे इसमें इशू में लिखे। इशू में बोलो कितना लिखे? 10,000 यूनिट इशू हुआ है, कितने रुपए वाला? हाँ तो रेट थोड़ी दिया होगा सवाल में, रेट नहीं दिया होगा सवाल में, रेट आपको खुद समझना होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है सर, यही तो कॉन्सेप्ट समझना है। रेट क्वेश्चन में नहीं देगा, रेट आपको खुद समझना होगा। तो आप लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? फीफो, माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, माने जो पहले आया था वही पहले जाएगा। तो पहले कौन सा वाला था? 15.5 रुपया वाला। 4,000 यूनिट है, 15 रुपया वाला, तो पहले यही इशू होगा ना। कितना यूनिट इशू हुआ है? 10,000, तो पहले तो है 4,000 हुआ होगा, और कितना बचा? 6,000, तो 8,000 में से 6,000 इशू हो गया होगा, तो टोटल एक ही बार में लिख दे 10,000। नहीं नहीं सर, इसको कैसे लिखेंगे? पहले 4,000 इशू हुआ, फिर 6,000 इशू हुआ। 4,000 जो इशू हुआ है वो कौन सा रेट वाला? 15 रुपया वाला, और 6,000 जो इशू हुआ है वो 16.5 रुपया वाला। तो मल्टीप्लाई करो ना, 15 चौके 60, और ये हो गया। हाँ बोलो बोलो, 15 चौके 60 और 16 इंटू 6 करो, कितना हजार? 99, 99,000। कोनो दिक्कत?
अब बताओ बैलेंस के रूप में तुम्हारे पास तो 4000 वाला पूरा इशू कर दिए तुम, तो ये तो बचा ही नहीं है। इस 8000 में से भी 6000 इशू कर दिए, तो बचा क्या है? 2000 यूनिट बचा है। कितने रुपए वाला? 16.5 रुपया वाला। कितना हुआ बताओ तो? हैं 33,000। और कुछ है क्या? लास्ट में तुम्हारे पास यही ना बचा है, लास्ट में यही ना बचा है, तो यही क्या कहलाएगा? यही क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। लास्ट में तुम्हारे पास जो बचा है वही यही है ना, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या कहोगे? कि हमारे पास इन्वेंट्री के रूप में यानी स्टॉक के रूप में 2000 यूनिट 16.5 रुपया वाला बचा है। टोटल मिला के 33,000 रुपये का माल हमारे पास बचा है स्टॉक के रूप में। तो जब तुम दिखाओगे ना क्लोजिंग स्टॉक, तो वही 33,000 रुपया दिखोगे। क्या समझे? समझ में आया? फीफो मेथड नहीं समझ में आया? और बहुत भारी है, बोलो ना, मजेदार है कि नहीं? चलो तो बनाओ जल्दी से। तो अब लास्ट में आप लोग नीचे लिख भी सकते हो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर 16,000 यूनिट एट द रेट कितना यूनिट? 2000 यूनिट एट द रेट 16.5 रुपया बराबर 33,000 रुपया। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के रूप में देखो तो आंसर दिया है 33,000 रुपया। आंसर देखो क्या लिखा है, आंसर कैसे लिखा है दिखाओ। आंसर लिखा है आंसर लिखा है फीफो वैल्यूएशन 33,000। क्या लिखा है? फीफो वैल्यूएशन 33,000। देखो तो आया 33,000, यही आपका आंसर है। समझ गए बात? दिस 33,000 इज योर आंसर। यही आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कहलाएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। डन सर, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप सभी तब तक ये लिख लीजिए।